हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलेज क्या क्या है वो सारा कुछ रिवाइज करेंगे, देन हम देखेंगे इसके पीवाईक्यूज क्या क्या बनते हैं। याद रख कि तुम लोगों का इस चैप्टर में ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं बाबू? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। बता दो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज वही पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर में क्या करता रहता है? ट्रैवल करता रहता है, ठीक है। इस चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। दूसरी बात क्या, इसका अगर SI यूनिट की बात करें कि क्या है इसका SI यूनिट, तो वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम, यानी C, ठीक है। क्या होता है? C, कूलम। और जो वन इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या है? -19 कूलम। -19 कूलम ये होता है तुम्हारे क्या? वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम ऑफ चार्ज क्या रहता है? मौजूद रहता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम चार्ज मौजूद रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या? इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं बाबू? किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या होता है भाई? एम्पियर, A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका अगर क्या देखे भाई? फॉर्मूला देखे, क्या देखे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है I निकालने का? Q अपॉन T। क्या? Q अपॉन T, ठीक है। Q क्या है? मेरा चार्ज है, T मेरा टाइम है। अब देखो बहुत जो है ना सबको पता है कि भाई SI यूनिट क्या है? इसका एम्पियर है, लेकिन तुम्हें क्या ये पता है इसका SI यूनिट मेरा और क्या हो सकता है? कूलम पर सेकंड भी हो सकता है। हाँ या ना बताओ? हाँ या ना बताओ? कैसे? Q से मतलब चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड भी हो सकता है, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत बारी एमसीक्यूज वगैरह में एम्पियर नहीं देते, कूलम पर सेकंड देते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि मैं इसको एम्पियर की जगह कूलम पर सेकंड भी लिख सकता हूं, ठीक है। समझ में आया? ओके, क्लियर है? ओके, अब तुम्हें पता है इससे ही मैं डिफरेंट वेरिएशंस वगैरह तैयार कर सकता हूं आई से ही, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया इधर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया इधर इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद अच्छा यहां पे एक चीज आती है जिसको मैं कहता हूं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पता है? करंट किस तरफ फ्लो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है। बट इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्रॉम क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। कंडक्टर के अंदर, ठीक है। कंडक्टर के बाहर क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है। क्लियर है? यह है डायरेक्शन ऑफ तुम्हारा क्या? करंट। उसके बाद देखो हमारे पास टॉपिक आता है क्या? हमारे पास टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं बाबू? V से। किससे? V से। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V भी कहते हैं या फिर PD। दोनों का मतलब ही क्या है भाई? दोनों का मतलब ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम और क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को ऑल्सो नोन एज क्या? वोल्टेज, ठीक है। ऑल्सो नोन एज क्या? वोल्टेज। इसको हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अब इसके अगर एसआई यूनिट की बात करें, इसका एसआई यूनिट क्या है? बोलो भाई, इसका एसआई यूनिट क्या है? अरे भाई एसआई यूनिट बोला है, फॉर्मूला क्यों बता रहा है भाई? है क्या होता है? वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज ही होता है, ठीक है। इसको हम V से डिनोट करते हैं,
ठीक है। अब इसकी अगर किसकी बात करें, फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें, फॉर्मूले की बात करें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W क्या है मेरे पास इधर, W क्या है मेरे पास इधर, वर्क डन। क्या है मेरे पास इधर, वर्क डन। ये मेरा क्या है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन है, ठीक है। तो इसका ऐसा है, वोल्टेज भी होता है। और एक क्या हो सकता है बताना, और एक क्या हो सकता है बताना, वोल्टेज को छोड़ के। वर्क डन का क्या होता है, जूल, जूल करंट का, सॉरी चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो क्या मैं जूल पर कूलम कह सकता हूं, जूल पर कूलम कह सकता हूं, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को बनाना सीखो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट वोल्टेज वी नहीं लिखा जाता, देखिए लिख देते हैं जूल पर कूलम। अब तुम सोचोगे भैया जूल पर कूलम कहां पे आता है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले से बना है, ठीक है। वर्क डन का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, जूल पर कूलम तुम्हारा एसआई यूनिट बन गया। वोल्टेज भी इसका एसआई यूनिट है, जूल पर कूलम भी इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलो देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट क्रिएट करता है जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सपोज करो हमारा कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा होता है, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो वो शेडेड वाला पार्ट है, और ये पूरा मेरा लेंथ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो, P नहीं है ये, रो है, रो इनटू में लेंथ अपॉन में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इसका अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है, ओम। क्या होता है भाई, ओम। ओम का साइन कैसे होता है, ऐसा, ठीक है। ये मत बना के आ जाना, ये ओम नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला ओम है, ये वाला है ओम, ठीक है। ओम होता है ये, ठीक है। ओम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओम, या फिर ऐसे साइन देके लिख सकते हो। इस साइन का नाम क्या है भाई, इस साइन का नाम क्या है, हाँ ओमेगा। इस साइन का नाम क्या है, ओमेगा, ठीक है, जिसको हम ओम कहते हैं, ओके। क्लियर है भाई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये रो है, ये जो मैंने बताया ये क्या है, हमारा रो है। ये रो क्या है बताना, हाँ क्या है ये, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस का, जिस कंडक्टर के अंदर, जिस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉरी कितना रेजिस्टेंस वो एक्वायर कर सकता है, उसको मैं, उस प्रॉपर्टी को मैं क्या कहता हूं, रेजिस्टिविटी कहता हूं। जितना रेजिस्टेंस वो एक्वायर कर सकते हैं, जितना रेजिस्टेंस उसके अंदर है, जो मेजरमेंट है, उसको मैं क्या कहता हूं, रेजिस्टिविटी कहता हूं। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो रो है, ये रो एक्चुअली में क्या है, मेरा रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ओके। क्लियर है, समझ में आया, ओके। अब देखिए, इससे पता लग गया ना कि भाई हमारे पास जो फैक्टर्स है किसके, रेजिस्टेंस के, वो क्या क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, और दूसरा टेम्परेचर भी रहेगा, नेचर ऑफ द कंडक्टर भी रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है, सबसे पहला आता है हम लोगों के पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, और चौथा है हम लोगों के पास नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। लेंथ जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना लेंथ कम होगा उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना कम होगा रेजिस्टेंस भी
कम होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, ये तो क्या है कि भाई अगर कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है लो रेजिस्टेंस होगा, इंसुलेटर है या फिर कम कंडक्टिविटी है तो क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पे समझने वाली बात है। क्या भाई, समझने वाली बात क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, आर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, और चौथा क्या, अगर कंडक्टर है तो क्या होगा, लो रेजिस्टिविटी होगा, रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और अगर क्या होगा तुम्हारा, इंसुलेटर होगा, अगर इंसुलेटर होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो बात आती है किसकी, अभी जो हमने यहां पे पढ़ा किसके बारे में, रो के बारे में, यानी रेजिस्टिविटी के बारे में, उसको हम देखते हैं कि क्या होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या, रेजिस्टिविटी। अब पता ही लग गया रेजिस्टिविटी किस साइन से डिनोट किया जाता है, रो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रो। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ये क्या है भाई, रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, कि कितना ये मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है या कितना कम रेजिस्टेंस इसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या मैंने बोला कि भाई कंडक्टर्स जो है हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर कौन से होते हैं, मेटल्स वगैरह होते हैं, अलॉयज वगैरह होते हैं। ठीक है, उसमें लो रेजिस्टिविटी होता है। लो रेजिस्टिविटी मतलब इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, और अगर मैं किसकी बात करूं, इंसुलेटर्स की बात करूं, इंसुलेटर्स हैव क्या, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने, रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, चलो देखो, इसके बाद हमारे पास आता है क्या भाई, ओम्स लॉ। क्या लॉ, ओम्स लॉ, ओम लॉ नहीं, ओम्स लॉ, ओम का लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या, तो ओम्स लॉ में क्या है, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स है, कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जहां पे मेरे पास टेंपरेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जहां पे मेरा टेंपरेचर क्या होता है भाई, कांस्टेंट रहेगा। टेंपरेचर रिमेन्स सेम और टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहीं से मेरे पास आ जाता है क्या कि मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, करंट के। किसके होगा भाई, करंट के होगा। ठीक है, ठीक है, और यहीं से हमारे पास फॉर्मूला एक आता है, एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है भाई, V इज इक्वल टू, V यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। ठीक है, इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अपना फॉर्मूला शीट तैयार कर लेना भाई, बाद में मत बोलना कि मेरे को फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहां पे ना जो तुम लोगों को शायद पता हो या ना भी पता हो, क्या कि इसका एक ग्राफ बनता है, जो ग्राफ आता भी है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि हमारे पास ये जो ग्राफ है, बातें मत कर, हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, यहां पे मेरे पास क्या है कि भाई ये है मेरा V, ये है मेरा I, ये है मेरा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस,
और ये है मेरा आई यानी करंट, ठीक है। यहां पे जो स्लोप होता है इसका स्लोप होता है ऐसे टिल्ट, ये एकदम ऐसे, ठीक है। यहां पे मेरा स्लोप होता है ऐसा, ठीक। ये क्या है, ये स्लोप मेरा क्या है, ये स्लोप है मेरा रेजिस्टेंस का। किसका स्लोप है, रेजिस्टेंस का। क्या है समझेंगे, हमने क्या बोला था, वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिसिटी के क्या है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। करंट अगर बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे समझेंगे, सपोज करो इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको सिर्फ फोकस करो, इसको सिर्फ फोकस करो। सपोज करो कि भाई यहां पे है 1 2 3 4 5, यहां पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर तुम्हारा वोल्टेज बढ़ रहा है, सपोज करो यहां पे ये बढ़ रहा है, ऐसे मान लेते हैं, सपोज करो 1 पे 2 जा रहा है, 1 पे 2, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ये 4 पे जा रहा है, सपोज करो 5 जा रहा है, ठीक है। तो ढंग से समझना कि तुम्हारा पहले करंट कहां पे था, 2 पे था, उस टाइम में वोल्टेज क्या था मेरा 1। जैसे ही मेरा करंट बढ़ा तो मेरा वोल्टेज भी बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, मेरा रेजिस्टिविटी यहां पे था, अभी रेजिस्टिविटी चेंज हुई, कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हुआ है, बढ़ा है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ा है, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस बढ़ा है, ठीक है। ओके, तो मेरा क्या होगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो मेरा वोल्टेज भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब मेरा ये स्लोप जो है जितना बढ़ेगा, स्लोप जितना आगे जाएगा, ये स्लोप जितना आगे जाएगा, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, ये जो मेरा रेजिस्टेंस का स्लोप है जितना आगे की तरफ ऐसे बढ़ के जाएगा उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। मैं इधर लिख देता हूं कि भाई अगर तुम्हारा वोल्टेज, अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, क्या बोला मैंने कि भाई अगर तुम्हारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो तुम्हारा क्या, करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स सेम या फिर कांस्टेंट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, हाँ या ना बताओ। ठीक है, ओके, ये ग्राफ समझ में आया। ग्राफ का क्वेश्चन देंगे तो डरोगे तो नहीं, वैसे करवाऊंगा मैं अभी, ठीक है। तुम अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना भाई इसको, मैं इधर इधर मिटा रहा हूं ताकि सही दिखे, लेकिन तुम अपना सही से कर लेना। ये आर रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम लोगों के पास दो तरीके का कॉम्बिनेशन आता है। क्या क्या है भाई, एक है हमारे पास सीरीज और एक क्या होता है हमारे पास पैरेलल, ठीक है। एक होता है सीरीज और एक होता है हमारे पास पैरेलल, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम लोगों के पास जो करंट होता है वो करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है हमारे पास, सेम। और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है भाई, डिफरेंट। वोल्टेज क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है हमारे पास कि भाई जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में जो कनेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। ये मेरा रेजिस्टर, दो रेजिस्टर एक साथ है, इसको R1 इसको R2 कहते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया ये मेरे पास क्या हो गया भाई, पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है। ये R1 ये R2 ये R3, ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्लियर है। चलो भाई, अब इसमें जो होता है मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है कि मेरे को अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं उसको क्या कर दूंगा, प्लस करते हुए चला जाऊंगा, ठीक है, उसको प्लस करते हुए चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी सारे रजिस्टर है उसको इस तरीके से हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके, समझ में आया। चलो अब यहीं पे एक टॉपिक आता है, क्या, डिसएडवांटेजेस
डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तुम लोग खुद बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है? अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए तो लाइन बाय लाइन सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। एक का फ्यूज उड़ गया तो बाकी सबका भी फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है। एक में शॉर्ट सर्किट हो गया तो बाकी सब में भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसमें खतरा ज्यादा बना रहता है। पर क्या ये पैरेलल में होगा? पर क्या है पैरेलल में होगा? नहीं, क्योंकि पैरेलल में हर जगह क्या होता है, जो करंट जा रहा होता है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। दैट्स वाई क्या होता है कि भाई अगर बाई एनी चांस एक खराब होता है तो बाकी सारे खराब नहीं होते, ठीक है। आमी तो देर ना मुखे तू लोग मुझे दू ये डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, इफ वन डिवाइस फेल्स तो ऑल अदर डिवाइसेस ऑल्सो फेल्स, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं विल नॉट वर्क। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड है भाई डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड डिफरेंट करंट। डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड्स डिफरेंट करंट, ठीक है, ठीक है। मेन डिसएडवांटेजेस ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया? चलो, इसीलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं लगाते, ठीक है, समझ में आया? अब जैसे सपोज करो कोई एक मैंने लो वोल्टेज का एक क्या बोलते हैं लो, इसको क्या बोलते हैं, प्लग्स। अरे जो प्लग नहीं होते, जिसमें बहुत सारे प्लग लगाने के लिए वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सॉकेट, जो सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, मिलता है ना सॉकेट्स। तो मैं उसको अगर लो वोल्टेज वाला अगर मैं सॉकेट ले लेता हूँ, ठीक है, और एक जगह पे मिक्सी लगा हुआ है और दूसरी जगह पे मैंने लगा दिया कंप्यूटर में वोल्टेज में चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो सीरीज में है, अलग अलग स्विच नहीं है, एक स्विच से सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कंप्यूटर में लोड पड़ेगा, वोल्टेज में चेंजेस आएंगे। क्यों चेंजेस आएंगे? क्योंकि बताई दिया सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज में चेंजेस आएंगे। तो कंप्यूटर में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन उसको ज्यादा एनर्जी मिल नहीं रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, ओवरहीट होने लग जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ जा रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो क्या होगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हम लोग जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको कम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, चलो, इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। एक साथ करवा दे रहा हूं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीट या फिर एनर्जी, चलो इलेक्ट्रिक हीट या एनर्जी इसको करते पहले, इलेक्ट्रिक हीट या फिर एनर्जी, ठीक है। तो इसको जनरली किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है ई से। किससे डिनोट किया जाता है भाई? ई से डिनोट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, इसका फॉर्मूला होता है, पहले ऐसा यूनिट फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, P इंटू टी, ठीक है। E इज इक्वल टू P इंटू टी। स्पीड इंटू टाइम क्यों होगा बाबू, ठीक है। अरे तुम लोग साइंस निकालो, तुम लोग बैठे मत रहो, फालतू में बैठे मत रहो, चांटे खाने अगर नहीं है तो फालतू में बैठे मत रहो, ठीक है। तो ये मेरा जो P है, ये P मेरा क्या है भाई, पावर है, ठीक है। P मेरा क्या है भाई, पावर है, ठीक है। और ये मेरा क्या है भाई, टाइम है, जिसको मेरे को किसमें चाहिए, इन आवर्स। किसमें चाहिए भाई, इन आवर्स में चाहिए, ठीक है। अब इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें, इसका एसआई यूनिट क्या है एनर्जी का भाई, किलोवाट आवर। क्या होता है भाई, किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर होता है इसमें, ठीक है। ओके, क्लियर है? अब तुम्हें पता होना चाहिए क्या कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना, 6 क्या जूल होता है, ठीक है। या फिर जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 6 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना जूल भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, समझ में आया? 1 किलोवाट आवर जो होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो इसी में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
ये जो किलोवाट होता है, ये जो किलोवाट है, ठीक है, यूज टू कैलकुलेट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो भाई देखो इसके बाद क्या है। ये हो गया एनर्जी का। अब हो गया तुम्हारे पास हीट का। हीट का क्या होता है देखो, ये वाला एनर्जी का है, ठीक है, ये वाला एनर्जी का है। हीट का देखो, हीट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पता है फॉर्मूले हीट के? याद है नहीं है? बताना। आई स्क्वायर आर टी और आई स्क्वायर आर टी और क्या होता है? वी आई टी, है ना? वी आई इंटू टी होता है। और क्या होता है भाई? और क्या होता है? और होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है? हीट के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, किसके फॉर्मूले हैं? हीट के। ठीक है, हीट इक्वल टू ये सारा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो लास्ट एक चीज कर लेते हैं जो कि है हमारे पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला कर लेते हैं जो कि है क्या हमारा? इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या होता है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और क्या हो सकता है? वी इंटू आई, कुछ भी डाल दें, वी इंटू आई, और एक होता है वी स्क्वायर आर। मत बोल तू, रहने दे, हर बार और माइनस करवा रहा अपना। ठीक है, ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। बस इतना ही है इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे मैं तुम लोगों को नहीं बोला वो क्या है कि भाई जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो 1 किलोवाट आवर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम कॉमर्शियल यूनिट मतलब कॉमर्शियल यूनिट हम बताते हैं तब हम 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट के बराबर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, ये ठीक है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है भाई? 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब अगर तुम्हें बताया जा रहा है 20 किलोवाट आवर तुम्हारा क्या हुआ है? खर्च हुआ है, तो इसका मतलब 20 यूनिट बिजली खर्च हुई है। अगर तुम्हें बताया जाता है 25,000 किलोवाट आवर, इसका मतलब 25,000 यूनिट खर्च हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ओके, चल। अच्छा ये बताओ मेरे को, 20,000 वाट का मतलब कितना हुआ? 20 किलोवाट। ठीक है, 1000 वाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके, चलो यहां पे तुम्हारा रिवीजन खत्म होता है। 2 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर समराइज हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? आओ भाई देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, how much more heat is produced if current flowing through a conductor is doubled and resistance is decreased by
4 times by keeping the other factors constant. Keeping the other factors constant. ठीक, इधर ऑप्शंस देके रखे हैं हम लोगों को। ए ऑप्शन है ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट, ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट। बी है तुम्हारा थ्राइस द ओरिजिनल अमाउंट। ओए बंद तो नहीं हो गई, ये देख लियो फिर पता लगे। हाँ, सी है ऑप्शन सेम एज ओरिजिनल अमाउंट, और डी ऑप्शन है तुम लोगों का 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है एज पर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट, ढंग से पढ़ो, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर क्या है मेरा, क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, एंड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम, तो रेजिस्टेंस में 4 गुना कम हो चुका है, ठीक है, बाय कीपिंग द ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स मैंने कांस्टेंट, क्या फैक्टर बच जाता है, टेंपरेचर ही तो बच जाता है, ठीक है, टेंपरेचर को हम कांस्टेंट रख देंगे। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताना, हीट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो मेरे पास क्या बोला करंट, तो मैं देखूंगा मेरे पास जो गिवन है उसमें करंट दिया हुआ है, करंट क्या है वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, मतलब 2i हो चुका है, हाँ या ना करंट, ठीक है, और मेरा जो रेजिस्टेंस है R वो क्या हो चुका है, 4 गुना कम हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुना कम हो चुका है, इसका मतलब 4 इंटू नहीं होगा, कम हो चुका है इन द सेंस R/4, ठीक है, कम हो चुका है मतलब डिवाइड होगा तभी तो कम होगा, मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ जाएगा, इतना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पता है, ठीक है, डिवाइड होगा तो कम होगा, मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो 4 टाइम्स कम हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ है, R/4, 4 डिवाइड हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट में दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, और हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है हीट का इज इक्वल टू I²RT, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास हीट जो है I² कितना है 2i का स्क्वायर, R कितना है R/4 है, T मुझे पता नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल रहेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं H इज इक्वल टू 4i² इंटू में R/4 इंटू में T, अब ये 4 कटा, क्या हीट मेरे पास सेम ही आया, हाँ या ना बताओ, क्या हीट मेरे पास सेम ही आया है ना, तो इधर से ऑप्शन कौन सा वाला होगा, सी वाला, सेम एज ओरिजिनल अमाउंट, सेम एज ओरिजिनल अमाउंट, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, कैसे हुआ, समझ में आया नहीं आया बताओ, समझ में आया, मेन चीज है ये वाला समझना कि 4 टाइम डिक्रीज बाय 4 टाइम्स मतलब R/4 होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 20 volt and 16 watt when it is operated बोले तो यूज किया गया, जब when it is operated on 5 volt, जब इसको 5 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया, the power consumed will be, मेरे पास ऑप्शंस दिए गए, क्या पहला ऑप्शन दिया गया 1 वॉट, दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे पास, तो ना कोथा बोले थका जाएगी, আমি তোর দিকে বলেছি 19 তারিখে পেপার আছে তোদের, যদি সেদিন যদি ঠিক করে না দিতে পারবো ফির দেখবি, ফির অরিত্র বলে আচ্ছা লাও, আমাকে লাও পছন্দ নয়, ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे 2 चीज बताया जा रहा है, एक बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखा है ना, रेट लिखा हुआ होता है कि इतने वोल्टेज में इतना वॉट, ठीक है, रिक्वायरमेंट है मिनिमम या मैक्सिमम इतना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तभी ये जलेगा वरना सही से नहीं जलेगा, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है बल्ब में कितना लिखा हुआ है 20 वोल्ट और 16
वॉट, 20 वोल्ट और 16 वॉट, ठीक है। लेकिन उसको ऑपरेट किसमें किया गया, 5 वोल्ट में ऑपरेट किया गया। किसमें ऑपरेट किया गया, 5 वोल्ट में ऑपरेट किया गया। तो इसका मतलब हमारे पास ना यहाँ पे दो केसेस आते हैं। कितने केसेस आते हैं भाई, दो केसेस आते हैं। पहला केस वो केस आता है जहां पे मेरे पास जो पावर है वो क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर में वाला मैं लगाऊंगा, ठीक है। यहां पे पहला वाला जो सिचुएशन आता है, हम इसको पकड़ के चलते हैं, 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 16 वोल्ट का, मतलब 20 का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे को रेजिस्टेंस पता नहीं, मेरे को निकालना है। तो P1, हाँ P1 पावर यानी 16 वोल्ट देके रखा है, 20 का स्क्वायर यानी 400 अपॉन में कितना हो गया भाई, R इस तरफ आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 16 कितना आएगा भाई, 400 4 4 25 आएगा क्या है, पक्का 25 आएगा, 4 4 जा 400, हाँ R मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 क्या, ओम, ठीक है, वोल्ट। भाई साहब चिंता कर ले अपना। P2 दूसरे केस में क्या है मेरे पास, दूसरे केस में मेरे पास V स्क्वायर अपॉन R सेम लेंगे, सॉरी दूसरे केस में हम लोगों को जब ये 5 वोल्ट में करेगा तब पावर कितना यूज होता है वो मेरे को निकालना है ना। तो पावर मेरे को पता नहीं, P2 का P2 ही रहेगा। देखो ढंग से समझो फिर से, मैंने पहले केस में क्या किया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। पहले केस में मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। मेरे पास जो दूसरा केस है, दूसरे केस में मेरे को पावर निकालने के लिए बोला जा रहा है दूसरे केस में, तो पावर मेरे को पता नहीं, मेरे को निकालना है। वोल्टेज कितना यूज किया गया है, 5 वोल्ट यूज किया गया है। रेजिस्टेंस मैंने अभी निकाला, मैं यहां पे पुट कर दूंगा, जो कि मेरा आ जाएगा 25। तो P2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 अपॉन में 25 आ जाएगा मेरे पास पावर 1 वॉट, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे पास, पावर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 वॉट, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बताया जा रहा है 3 रेजिस्टर 6 ohm 4 ohm and 4 ohm are connected so that the total resistance is 8 ohm. Draw a diagram to show this arrangement, and give reason to justify your आंसर। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा पूछा गया है तुम लोगों को। क्वेश्चन में बताया जा रहा है 3 रेजिस्टर है, जो कि 6 ओम 4 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, जिससे मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो 8 ओम का निकल रहा है। अब तुम मेरे को इसका फिगर ड्रॉ करके अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताओ। मतलब इधर क्या करना है, मेरे को फिगर भी शो करना है, ठीक है। देखो भाई, तुम इसको सीरीज में करोगे कहीं से भी 8 ओम लग रहा है क्या, है भाई, कहीं से भी लग रहा है क्या, 8 ओम होगा। ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कैसे कि भाई देखो 6 ओम प्लस 4 कितने हो गए, ये तुम्हारे कितने हो गए, 14 ओम हो गए। मेरे को चाहिए क्या, 8 ओम चाहिए, तो तुम्हें 8 ओम बनाने पड़ेंगे। 8 ओम कैसे बनाओगे, जस्टिफाई करने के लिए बोला है तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके। कैसे, देखो मैंने क्या किया कि भाई ये जो 6 ओम वाला है उसको मैंने किस में रख दिया, सीरीज में रख दिया, और जो मेरा 4 ओम वाला है इसको मैंने क्या कर दिया भाई, पैरेलल में रख दिया। किसमें रख दिया भाई, इसको पैरेलल में रख दिया, ठीक है। ये मेरा 4 ओम है, ये भी मेरा 4 ओम है, ये मेरा 6 ओम है। इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर किसकी बात करूं, R1 और R2 और R3 की बात करूं, किसकी बात करूं, R2 और R3 की बात करूं, तो देखो 1 अपॉन पैरेलल में है, तो R2 3 मैंने ले लिया 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R
3, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/2, यानी 1/2 क्रॉस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R23 मेरे पास आ जाएगा 2 ओम। क्या ये सही है? सही है मेरा, सही है मेरा। अब इसको, ये दोनों पैरेलल 6 ओम के साथ क्या सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 6 ओम था और ये 2 ओम था, ये मिला के मेरा 8 ओम आ गया। 8 ओम है। ये लो मैंने ड्रॉ करके जस्टिफाई कर दिया, ड्रॉ करके क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। यही तो बोला है, ड्रॉ करके जस्टिफाई करके बताओ। तो मैंने ड्रॉ करा और ड्रॉ करके बाद कैलकुलेशन में दिखा दिया कि देखो भाई इस तरीके से तुम्हारा 8 ओम आ रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आया?